ठीक है, तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस किस में? तो डिफरेंस के बाद जो आज हम करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यापारिक संस्था, और इसको क्या कहेंगे? गैर व्यापारिक संस्था। इन दोनों के डिफरेंस के रिगार्डिंग हम आज अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। यू नो दैट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आई मीन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो आपका आंसर होगा टू अर्न प्रॉफिट। हिंदी में कहें तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लाभ कमाना। क्या यूज करेंगे? लाभ कमाना। तो ऑब्जेक्ट किसका? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। बट हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो यू नो वेरी वेल क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस, टू प्रोवाइड सर्विस। इसका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना और इसका ऑब्जेक्ट होता है सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये जो है ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हमने फर्स्ट डिफरेंस को डिस्कस किया है। आई थिंक आपके इतना मैटर समझ में आ गया है। फिर बात करते हैं ऑनरशिप। ऑनरशिप किसकी होती है? यहाँ पे ओनरशिप किसकी होती है? जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि बात बिजनेस की है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की है। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैपिटल मस्टली कंट्रीब्यूट करनी होती है। विदाउट कैपिटल नो वन स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, तो जो पर्संस कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर होते हैं। तो हम क्या करेंगे? person who contributed capital, person who contributed capital मतलब व्यक्ति जो पूंजी लगाते हैं वो ही क्या होते हैं? उसके ऑनर होते हैं, उनके पास उसकी ऑनरशिप होती है। इसकी बात हो रही है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। पर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, जो सब्सक्रिप्शन देते हैं, वो इसके ऑनर होते हैं और जनरली उनको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सब्सक्राइबर। क्या बोलते हैं उनको? सब्सक्राइबर बोलेंगे। कोई सब्सक्राइबर जो उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं और जो एक फिक्स टाइम के रिगार्डिंग, फिक्स ड्यूरेशन के रिगार्डिंग उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते रहते हैं, देते रहते हैं, वही उसके ऑनर माने जाते हैं। लेकिन उनको ऑनर नहीं कहते। हमने बेसिस की बात कर ली है, लेकिन एक्चुअली वो ऑनर नहीं है। उनको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब बोलेंगे। इसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वो तो क्या है? ऑनर ही है। इसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वो तो ओनर है, पर इसमें जो सब्सक्रिप्शन हम देगा, जो भी करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर बोलेंगे, ऑनर नहीं कहेंगे। इज दिस क्लियर? यहाँ क्या बोलेंगे? जो पूंजी लगाता है, और यहाँ क्या बोलेंगे? जो संस्था को चंदा देता है, संस्था के मेंबर होते हैं, वे उसको ऑनर माने जाते हैं। क्लियर? अब वैसे एक में आपको वर्ड होगा हिंदी में, इसके लिए हम यूज करेंगे अभिधान कर्ता। हिंदी में क्या यूज करेंगे? अभिधान कर्ता यूज करेंगे। क्लियर? तो हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लिया, सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लिया। क्या यहां तक आपके बात प्रॉपर वे में समझ में आ गई है? टेल मी, इज दिस क्लियर? क्या यहां तक सबकी बात समझ में आ गई है? रिप्लाई करके बताना। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात की थी कि इसका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है और इसका एम सर्विस प्रोवाइड करना होता है।
इसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं वो ओनर होते हैं, बट इसमें ओनर नहीं कहते, उनको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर कहते हैं। इज दिस क्लियर? फिर हम आगे चलते हैं, हाउ टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए हमें क्या करना है? इसको भी हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए हम इसमें क्या बनाते हैं, इसमें बनाते हैं तो हम लोग आप क्या बोले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक में यहीं पे लिख देता हूं सी। ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ आपका, ये डिफरेंस नंबर सेकंड हुआ, और अब अपना चल रहा है डिफरेंस नंबर 3। इज दिस क्लियर? तो उसमें जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी होती है। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए हमें ये बनाना नहीं होता है, तो हमें क्या बनाना होता है? नंबर 1 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। देन हम बनाएंगे इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट। क्लियर? तो ये 3 बातें हो गई। फर्स्ट जो बेसिक डिफरेंस का ऑब्जेक्ट था, सेकंड ओनरशिप था, और उसके बाद क्या था, हाउ टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। तीनों को मैंने डिस्कस कर लिया है, थर्ड को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, जबकि वाइट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन का हम पता लगाते हैं। वो किसके लिए लगाते हैं? वो लगाते हैं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया आप लोगों के? एंड डाउट? ठीक, आगे चलते हैं रिवार्ड। ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसका रिवार्ड मींस कंक्लूजन, कट्स जो बोलते हैं लोग, निष्कर्ष जो बोलते हैं, वो क्या होगा उसी के नाम से हम लोग भी जानते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, रिवार्ड जो होता है तो या तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, या वो क्या होगा, लॉस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो रिवार्ड होगा वो प्रॉफिट और लॉस के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो रिवार्ड होगा वो प्रॉफिट और लॉस के नाम से नहीं होता है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सरप्लस कहेंगे, या हम उसको क्या कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे। क्या कहेंगे? डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, एक और हम बात करेंगे कि रिवार्ड हो क्या है। जब सोशल पर्सन होते हैं, पब्लिक के सेवा कर रहे हैं, उनके फेस से स्माइल आप देखते हो, खुशी देखते हो, हैप्पीनेस देखते हो, वो हैप्पीनेस भी इनके लिए क्या है, एक रिवार्ड ही है। उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की और जिसको प्रोवाइड किया वो खुश है, वो आपको ब्लेसिंग दे रहा है, इट मींस आपका रिवार्ड आपको मिल चुका है। पर यहाँ जो आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ब्लेसिंग के बेस पे कोई काम नहीं होता। सपोज आपकी शॉप है, आपसे किसी कस्टमर ने कोई पर्टिकुलर आइटम मांगा और बोला कि भगवान आपका भला करे, केवल आपको वो खुश होकर इस तरह के वर्ड यूज कर रहा है, तो क्या आप खुश हो जाओगे? ये आपकी रिवार्ड नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने डिस्कस कर ली इसकी 5 पॉइंट। आई एम रिपीटिंग दिस। प्रॉफिट एंड लॉस किसका रिवार्ड है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और सरप्लस और डेफिसिट किसका रिवार्ड है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और रिवार्ड के बेसिस
इसके मैं क्या कहा, इसमें तो ये रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, हैप्पीनेस, ठीक है, टू सर्विस प्रोवाइडिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग करने से जो खुशी मिलती है वो ही उनका रिवार्ड होता है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे मैं बता देता हूं, इसको हम कहते हैं हिंदी में आधिक्य, और इसको हम कहेंगे न्यूनता, आधिक्य और न्यूनता, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है, एक्सेस ऑफ फंड, एक्सेस ऑफ फंड, इसमें जो फंड एक्स्ट्रा पड़ा है हमारे पास, ज्यादा पैसा पड़ा है, उसका क्या करना है, इसमें जो भी अमाउंट होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो क्या होगा, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the owners। इसमें जो भी एक्सेस होगा उसको क्या करेंगे, जो ऑनर्स है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अंदर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है, प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है हमारे पास, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है, उसका हम क्या करेंगे, उसको जो उसके ऑनर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इज दिस क्लियर? एक्चुअली बिजनेस को ऑपरेट किसने किया, ऑनर ने किया, तो उनका राइट बनता है कि जो भी फंड्स है वो उसको रिसीव करके। बट इसमें जो एक्स्ट्रा फंड है, इसमें एक्स्ट्रा फंड कैसे होगा, किसी पर्टिकुलर ईयर में सोर्सेज ऑफ इनकम से जो टोटल इनकम मिली, सपोज 5 लाख मिली, कितनी मिली, 5 लाख, लेकिन उन्होंने स्पेंड कितना किया, एक्सपेंस कितना हो गया, 4 लाख, कितना अमाउंट बच गया, 1 लाख, तो वो 1 लाख उनका पर्सनल अमाउंट नहीं है, क्योंकि अमाउंट आपको किस लिए दिया गया था, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दिया गया था। क्लियर? इसलिए उस एक्स्ट्रा अमाउंट को आप जो सब्सक्राइबर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा रीइन्वेस्टेड। क्या करना पड़ेगा, रीइन्वेस्टेड करना पड़ेगा। फिर से उसको क्या करेंगे, वापस से हम लोग पब्लिक के वेलफेयर के लिए, सोशल सर्विस उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए हम फिर से लगा देंगे, बांटेंगे नहीं, उसको फिर से सेवा कार्य में लगा देंगे, फिर से उस अमाउंट से हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा तो हम क्या लिखेंगे, आधिक्य राशि को संस्था के मालिक में या मालिक को दे दिया जाता है, मालिकों को बांट दिया जाता है। इसमें क्या रखेंगे, उनका पुनर्विनियोजन किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पुनर्विनियोजन किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑनर को दे देते हैं, इसमें दे नहीं सकते। इसमें क्या करना होता है, इसमें इसको फिर से हमें और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उस अमाउंट का यूज करना होता है। ठीक है, इस तरह से हमें टोटल 6 पॉइंट, तो यहां मैं बस कंप्लीट कर दूं, विल बी रीइन्वेस्टेड। क्या बोलेंगे इसको, विल बी रीइन्वेस्टेड। इसको फिर से हम क्या करेंगे, रीइन्वेस्ट कर देंगे। और लास्ट है रिसिप्ट्स ऑफ फंड्स। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अमाउंट आता है, फाइनेंस आता है, वो कहां से आता है, हम यहां ये यूज कर सकते हैं, रिसिप्ट ऑफ फाइनेंस। इसमें फाइनेंस कहां से आता है, पैसा कहां से आता है, और इसमें पैसा कहां से आता है। तो इसमें जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा, एज ए कैपिटल। इसमें अमाउंट कहां से आएगा, एज ए कैपिटल आएगा, जो ओनर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें जो अमाउंट आएगा उसको कैपिटल नहीं कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको यहां पर क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, या किस वे में रिसीव हो सकता है, डोनेशन, या किस वे में रिसीव हो सकता है, चैरिटी एटसेट्रा, और भी किसी भी वे में मिल सकता है। इसमें जो कैपिटल होती है तो इसमें वो किसी भी तरीके से मिल सकता है, आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, डोनेशन मिल सकता है, चैरिटी हो सकता है, गवर्नमेंट से आपको कुछ रिवार्ड और ग्रांट मिल सकती है। क्लियर? तो इस तरह से इसमें जो सोर्सेस ऑफ अमाउंट है, जो इनकम आती है, जो पैसा आता है, कहां से आता है, वो इन सोर्सेस से आता है।
इस तरह से हमने आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है और टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना, दोनों लैंग्वेज फिर से एक बार बता रहा हूँ। इसको हिंदी में देंगे अंतर का आधार। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यापारिक संस्था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गैर व्यापारिक संस्था। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना। इसका क्या है? टू प्रोवाइड सर्विस, सेवा प्रदान करना। ऑनरशिप, तो इसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वही क्या होगा? वही इसका नाम ऑनर होगा। इसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वही क्या होगा? इसका ऑनर होगा। क्लियर? पर यहाँ जो अमाउंट जो भी देगा, तो सब्सक्रिप्शन देगा, ठीक है, उसको हम ऑनर नहीं कहते, उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर बोलेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सब्सक्राइबर ही ऑनर होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। एक व्यापारिक संस्था में हमें वित्तीय स्थिति का पता लगाना है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट एक गैर व्यापारिक संस्था में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। देन रिवार्ड, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिवार्ड होता है वो प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है। गुड्स को परचेज करते हैं, कुछ मार्जिन ऐड करते हैं, फिर सेल करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो रिवार्ड है। पर इसमें क्या है? वैसे तो हम क्या बोलते हैं सरप्लस और डेफिसिट रिवार्ड होता है, पर इसमें क्या है वो लिखनी है आपको, वो क्या है? हैप्पीनेस टू सर्विस प्रोवाइडिंग, कि सर्विस प्रोवाइड करने से जो खुशी मिलती है वो रिवार्ड है। क्लियर? अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा फंड, कि इसमें जो फंड आ गया, यानी जो प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे, या और कोई अमाउंट आ गया जो बचा, हमारे पास बच गया, ठीक है, वो एक्सेस है, उसको हम क्या करेंगे? जो ऑनर है उसको दे देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे करके कि आगे की राशि को स्वामियों में विभाजित करके कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है? पुनर्विनियोजन कर दिया जाता है। क्या बोलेंगे? पुनर्विनियोजन कर दिया जाता है, विल बी रीइन्वेस्टेड। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर रिसिप्ट्स ऑफ फंड्स, और हम बात करेंगे रिसिप्ट ऑफ फाइनेंस। इसमें जो फाइनेंस है, फंड्स वो कहाँ से आता है? तो इसमें तो ओनली कैपिटल के थ्रू आता है, पूंजी के द्वारा आता है, और इसमें क्या होता है? सब्सक्रिप्शन के थ्रू आता है, डोनेशन के थ्रू आता है और चैरिटी के थ्रू आता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? तो सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा होता है, इसका मतलब दान होता है, और इसका मतलब होता है धर्मादान, ठीक है। आगे जब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज ही इनको भी डिफाइन करेंगे, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डोनेशन क्या होता है, चैरिटी क्या होता है, हम एवरी पॉइंट को डीपली स्टडी करेंगे। अब एक बार मुझे बताइए कि डिफरेंस क्या आप सबके प्रॉपर वे में समझ में आ गए हैं? क्विकली रिप्लाई करके बताइए सभी, क्या आपकी सारी चीज समझ में आ गई है? और स्टूडेंट्स क्विक, क्या सभी स्टूडेंट्स की जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो समझ में आ गया है? वेरी गुड, वेरी गुड। ऋतिक आपने क्लास बहुत लेट ज्वाइन की है। क्लास का सिस्टम ये होता है कि हम एग्जैक्ट टाइम पे उसको हम लोग अटेंड करें। क्लियर? उसके बाद की वीडियो को एक बार आप और देखना, समझ में आ जाएगा, नहीं है तो फिर से मुझे पूछना। इज दिस क्लियर? अब हम बात करते हैं, हमने बेसिक जो है मैं जो मैटर को क्लियर कर दिया, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करोगे, और ये जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया है, ठीक है। वीडियो को बार बार देखते हो ना, तो वो चीज बहुत अच्छी समझ में आ जाती है। मेरा मानना है फर्स्ट टाइम किसी इसको पढ़ते हो तो 10 to 20% आपकी मैनेज होती है। आप एक बार और उसको स्टडी करोगे वो 50 हो जाएगी, फिर एक बार और करोगे वो 80 हो जाएगी, और 4 टाइम करोगे तो 100 होगी, फिर तो मैथ से वो निकलेगी नहीं, नेगेटिव होगी ही नहीं। इतना तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग। तो मैं इसको रेस कर लेता हूं। देखिए, हमने अभी जस्ट रिसेंटली बात की है कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनल अकाउंट होते हैं
इसमें फाइनल अकाउंट में हम इंक्लूड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, P&L अकाउंट को और बैलेंस शीट। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गैर व्यापारिक संस्था में हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन आई मीन फाइनल अकाउंट जो होते हैं उसमें किस किस शामिल करते हैं, इसको हमने कल डिस्कस किया था। आज मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां लिख देता हूं मैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतिम खाता। क्लियर? अब देखिए हम इसमें बात करते हैं आगे। सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले इसमें आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सबसे पहले इसमें क्या आता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इसके अंदर हम लोग शो करते हैं। क्लियर? हिंदी में इसका नाम क्या है? हिंदी में इसका नाम है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। क्लियर? अब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये अकाउंट हम किस तरह से बनाते हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं इस बात को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो प्रॉपर्ली आप इसको ध्यान सुनना और समझना। हम तो एक सीधा सा आंसर है ऑल कैश ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? ऑल कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर? कैश में होना चाहिए। कौन से होना चाहिए? ऑल कैश ट्रांजैक्शन। और कंप्लीट करता हूं, विल बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जितने भी हिंदी में कहते हैं जितने भी नकद लेन देन है, उधार नहीं, जितने भी नकद लेन देन है वो सारे नकद लेन देन इसमें आएंगे। अब और को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टू में एक तो क्या आ गया आपका रेवेन्यू आ गया, और एक ट्रांजैक्शन कौन सा आ गया? कैपिटलाइज, मतलब इसको हम कहते हैं आयगत। और ये कौन सा हो गया आपका? पूंजीगत। ठीक है, तो इसमें आयगत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूंजीगत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई मीन रेवेन्यू और कैपिटलाइज का इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें तो फिर किसका पड़ता है? वो ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन कैश में होना चाहिए। सपोज कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो अवॉइड कर देना, वो इसमें नहीं आएगा। अब बनाते कैसे हैं? तो मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, एक हिंट दे रहा हूं, जस्ट लाइक कैश बुक या कैश अकाउंट। कैसे बनाते हैं? जिस तरह से हम लोग कैश बुक बनाया करते थे 11th क्लास में, या फिर हम लोग कैश अकाउंट बनाते थे, सेम मेथड, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज इतना सा हुआ, अकाउंट का नेम चेंज कर दिया गया। नेम चेंज क्यों किया? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। इज दिस क्लियर? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? रिप्लाई करना क्विकली। क्या सभी की बात समझ में आ गई है? ओनली कैश ट्रांजैक्शन ही हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें कभी भी रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे।
तो रिप्लाई थोड़ा टाइम पे किया था, वेरी गुड, टाइम पे किया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उसका फॉर्मेट क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, मैं उसकी बात भी करूंगा, और इसका जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या बनाते कैसे हैं ये, जस्ट लाइक कैश बुक या कैश अकाउंट, ये रोकड़ पुस्तक होती है उसके समान ही इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो बनाते क्यों हैं, बनाते क्यों हैं, तो टू नो कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर, क्यों बनाते हैं, टू नो कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर, कि किसी वर्ष के अंत में रोकड़ शेष की जानकारी के लिए इसे बनाया जाता है, मतलब कितना पैसा आया, कितना कैश गया, कितना कैश आया, कितना कैश गया, और कितना कैश अब अपने पास अवेलेबल है, कितना कैश बैलेंस में है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बनाना होगा। तो व्हाई सेकंड क्यों बनाना, उसका रीजन मिल गया, कैश बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट में सबसे पहले हेडिंग तो क्या होगी, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यहां पे हम यूज करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी अपना वर्ष होगा 31 मार्च है, 31 दिसंबर है, जो भी हम कैंसिल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके टू पार्ट्स में एज यूजुअल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो टू पार्ट्स कौन से होंगे, उनके नेम क्या होंगे, मैं वो भी आपको बता रहा हूं। इसके जो टू पार्ट्स होंगे, तो जो नेम होंगे वो क्या क्या होंगे, मैं आपको वही बता देता हूं। इधर की जो साइड है, ठीक है, उसको हम कहेंगे रिसिप्ट्स, पर्टिकुलर नहीं, पर इस अकाउंट में पर्टिकुलर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिसिप्ट्स, मतलब अमाउंट आया इधर लिखना है, क्लियर। तो फिर इधर क्या आएगा, इधर आएगा आपकी पेमेंट, इधर क्या है, रिसिप्ट्स, इधर क्या गया, पेमेंट, इधर एज यूजुअल अमाउंट, रुपीज का साइन, अमाउंट, और यहां भी रुपीज का साइन। क्या बात समझ में आपके आ रही है, रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, किसका फॉर्मेट है ये फॉर्मेट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। वी कांट चेंज इन दिस अकाउंट, हम इस अकाउंट में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मेट है। लेकिन क्योंकि हमने कहा था किस तरह से बनाते हैं, कैश हो या कैसे अकाउंट की तरह बनाते हैं, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसमें टू बैलेंस विधि लिखते हैं, तो ये लास्ट ईयर में भी तो कोई कैश बचा होगा, इस साल जो पैसा आया है वो बात की बात है, पहले ये देखना होता है कि लास्ट ईयर का कितना बैलेंस अपने पास था, उस पे यहां लिखेंगे। अब मैंने ये बताया था आपको कि इधर ही क्यों लिखेंगे टू बैलेंस विधि, बाय बैलेंस विधि क्यों नहीं लिखेंगे, तो मैंने इसका रिप्लाई किया था कि जो भी एसेट्स होती है उनका बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड पे होती है। कैश अकाउंट में बता रहे हैं, कैश क्या होती है, कैश एसेट्स होती है ना, और कैश की ये बनता है, इसलिए कैश एसेट्स है, और एसेट्स है इस रीजन से उसका बैलेंस कहां आएगा, टू में आएगा, डियर सेट। बट सपोज कैश हमारे पास है नहीं तो नेगेटिव चलेगी, कैश बैलेंस माइनस में है, कैश बैलेंस क्या है, माइनस में है, तो उसमें बैलेंस इधर नहीं आएगा, तो क्या आएगा, इधर। पॉजिटिव है, हमारे पास अवेलेबल है बैलेंस, तब तो है बैलेंस भी इधर, बैलेंस है नहीं, माइनस में चला गया, जितना था, जितना हमारे पास रिसीव हुआ था उससे ज्यादा स्पेंड कर दिया, माइनस में चले गए, तब बैलेंस इधर आ जाएगा। इसलिए लास्ट में इसका डिफरेंस जो आएगा किस नाम से आएगा, बाय बैलेंस शेड्यूल, जो कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से आएगा, ठीक है। और इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर कैश का अवेलेबल है, वो हमें इससे पता लग जाता है। तो आई होप यहां तक की बात आपके समझ में आ गई है। क्या सबके समझ में आ गई है, कोई चेंज नहीं है। कैश बुक पढ़ी थी हमने लास्ट ईयर, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, कैश अकाउंट पढ़े थे, कैश आ रहा है इधर, जा रहा है इधर, बट अब क्या है, पर्टिकुलर यूज करना नहीं है, अब क्या यूज करना है, रिसीप्ट्स इस साइड यूज करना है,
पेमेंट इससे लिखना है। वन मोर चेंज, डीआर और सीआर इसमें नहीं लिखना है, डीआर और सीआर का यूज इसमें इस अकाउंट में नहीं करना है, फॉर्मेट यही रहेगा रिसीप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। जल्दी से रिप्लाई करके बताइए क्या आपकी ये बात समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए क्या ये आपके समझ में आ गई फास्टली? वेरी गुड वेरी गुड, सभी रिप्लाई किया करो, एक दो बच्चों से नहीं, सभी रिप्लाई किया करो मोटिवेशनल टाइप से। ओके, इस तरह से हमने एक अकाउंट की बात को कर ली और वो अकाउंट कौन सा था? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। लेकिन इसमें अभी और भी फाइनल अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं, तो वो और जो फाइनल अकाउंट है उसमें हमें किस किस को इंक्लूड करना है हम उसकी बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अभी देख रहे हो, समझ रहे हो, एक बार और देखना शुरू और थर्ड टाइम वापस देखते हैं इनमें लिखना है इसको। ये नहीं कि आप पहली बार देख लो लिखने बैठ गए, अभी तो लिखना ही नहीं है। फिर इसको मेरी क्लास के बाद यूट्यूब का शेयर कर दिया था, पहले पूरा वापस देखना, उस टाइम भी मत लिखना। थर्ड टाइम जब आपको कॉपी पे लिखने बैठना फिर लिखना, तो 3 बार आप जब सुनोगे और एक बार आप लिखोगे तो परफेक्टली समझ में आ जाएगी बात आपकी। चलो आगे बात करते हैं। तो बताइए, रिप्लाई करके बताइए सेकंड फाइनल अकाउंट क्या है? व्हाट इज द सेकंड फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? गैर लाभकारी संस्थाओं का जो अगला भाग होता है अंतिम घाटों का, वो कौन सा है? जल्दी से मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए, चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि सेकंड जो पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट है वो क्या होगा। तो सेकंड पार्ट क्या होगा आपका? नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट जो अकाउंट है उसका नेम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आय व्यय खाता। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? आय व्यय खाता। क्लियर? अब आपके सामने सेकंड जो अकाउंट है वो क्या आ गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहली बात, इस अकाउंट में किस टाइप के ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं? तो हम लिखते हैं ऑल रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन which are related to particular current year। हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी निश्चित चालू वर्ष की चालू वर्ष से संबंधित समस्त आयगत लेन देन। किसी निश्चित चालू वर्ष से संबंधित समस्त आयगत लेन देन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया हुआ है कि आयगत लेन देन क्या होते हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कैपिटलाइज्ड ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, लिक्विड नेचर क्या होते हैं, जिनका एडवांटेज आपको पर्टिकुलर ईयर तक ही मिलता है वो जो होता है रेवेन्यू, और जिनका एडवांटेज आपको मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है, वो होते हैं कैपिटलाइज्ड। तो इसमें कैपिटलाइज्ड नहीं लिखते, सीधे शब्दों में सब समझे, इसमें इनकम और एक्सपेंस आएंगे, खर्चे और इनकम आएंगी। एसेट्स और लायबिलिटीज हम इसमें कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ये ऑलवेज माइंड में रखना। इसमें ना तो एसेट्स आएगी और ना ही कभी लायबिलिटीज आएंगी, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटीज का नेचर कैपिटलाइज होता है और कैपिटलाइज नेचर के ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आते हैं। बनाते कैसे हैं? तो
just like trading and P&L अकाउंट। जिस तरह से हम लोग ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते थे, हम बिल्कुल इसको वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह से हम लोग ट्रेडिंग और P&L बनाते थे, इसको हम डिट्टो वही उसी तरीके से बनाएंगे, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है। लेकिन आप आगे इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यहाँ तक सबके पास समझ में आ गई है। रेगुलर नोट्स लिखना कैसे लिखना मैंने बताया, सबसे पहले आप सुन रहे हो, इसके बाद इसको एक बार और सुनना और थर्ड टाइम फिर सुनते हुए लिखना है इसको, तब तक बहुत सारी बातें माइंड में आपको सेट हो जाएगी और परफेक्टली आपको समझ में आने लग जाएगा। और डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।